हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नर जनन तंत्र के जो मेन ऑर्गन है, प्रमुख अंग है, वो कौन कौन से, वो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे वो है वृषण, ठीक है, जिनको हम कहते हैं टेस्टिस। दूसरा होता है ये जिन थैली में स्थित होते हैं उसका नाम होता है वृषण कोश, ठीक है, या स्क्रोटम। तीसरा इसके अंदर आता है अधिवृषण या एपिडिडिमिस। चौथा हम इसमें स्टडी करेंगे शुक्रवाहिनी, वास डेफरेंस। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे इसमें शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद में स्टडी करेंगे काउपर ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, इनकी शरीर में पोजीशन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, उसको हम टू पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऊपर का पार्ट है उसको हम कहते हैं वक्ष गुहा, वक्ष भाग, ठीक है, थोरेसिक कैविटी। नीचे का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी। तो दो भाग हो गए, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा और वक्ष गुहा। अब क्या होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं एक जोड़ी वृषण, ठीक है। इस तरह संरचना होती है इनके, एक जोड़ी वृषण। थोड़ा दूर दिखा देते हैं और बड़े दिखाते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सके। तो एक जोड़ी वृषण होते हैं। ये वृषण स्थित होते हैं किसमें, वृषण कोश में, यानी इनके चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, मसल्स की बनी हुई, और इसका नाम होता है वृषण कोश। ये है हमारे पास वृषण, टेस्टिस। ये है आउटर साइड के अंदर इसमें वृषण कोश, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक इसका नाम होता है। कंप्लीट है। अब क्या होता है इसमें, वृषण, इसके ऊपर इस तरह संरचना पाई जाती है, ऐसे वृषण के ऊपर कोमे के आकार की संरचना, कोमा की शेप की स्ट्रक्चर होती है, और इसका नाम होता है अधिवृषण, अधिवृषण। कंप्लीट है। फिर अधिवृषण से क्या होता है, इस तरह वाहिनी निकलती है, एक वेसल निकलती है, ऐसे जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं एग्जाम में भी आपको वैसे ही ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ऐसे वाहिनी निकलेगी और ये हमारे उदर भाग के अंदर चली जाएगी, यानी सब हमने पढ़ा था कि इस तरह उदर गुहा है तो उदर भाग में आ जाएगी। उदर भाग में क्या करेगी ये, जैसे यहाँ पर अपना है शुक्राशय, मूत्राशय, इस तरह है मूत्राशय, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो जा रही है वाहिनी, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है शुक्रवाहिनी, ठीक है। ये वेसल है एक, तो हम बना देंगे वैस, और डेफरेंस इसका नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर हमारे एक ग्लैंड होती है, इस तरह एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, और इस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। फिर यहां से ये शुक्रवाहिनी और ये सेमिनल वेसिकल है, ये आपस में इस तरह जुड़ जाएगी, इस तरह ये आपस में जुड़ जाती है और जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। उसका नाम होता है स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, एजेक्यूलेटरी डक्ट। फिर ये डक्ट क्या करती है, ये जो हमारे मूत्र मार्ग है उसके साथ में जुड़कर, मूत्र मार्ग के साथ में जुड़कर शरीर से बाहर खुलेगी इस तरह, ठीक है। और ये पतली इसके अंदर नली इस तरह खुलेगी, ये दोनों शुक्र, ये मूत्र मार्ग इसके अंदर है। तो बाहर की साइड की जो स्ट्रक्चर है उसका बोलते हैं हम सीसन,
ठीक है, या पेनिस। तो मैं यहाँ पर नाम इसका लिखना भूल गया, इसके अंदर एक और पार्ट होगा सीसन, पेनिस। कंप्लीट है। पेनिस के अंदर की साइड में ये जो पार्ट है, ठीक है, इसका नाम होता है हमारा यूरेथ्रा, ठीक है, यानी मूत्र मार्ग। कंप्लीट है। ओके, अब ये जो है ना हमारे, देखें यहाँ से ये वृषण कोश है, ये इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा और उदर गुहा के साथ में ये इस तरह जुड़ा हुआ रहेगा। कंप्लीट है। अब आ जाते हैं हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करना। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वृषण के बारे में। वृषण के बारे में हम स्टडी बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं वृषण कोश क्या होता है, स्क्रोटम क्या होता है। ओके, तो देखें वृषण कोश क्या है, एक थैली है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे जो टेस्टिस है उनको कवर रखती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये टेम्परेचर को डाउन करके रखती है। टेम्परेचर है उसका, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर से डाउन करके रखेगी। फॉर एग्जांपल कि हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या करेगी उसको, ये लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लगभग 2 डिग्री, लगभग बोल रहा हूं मैं, लगभग 2 डिग्री ये क्या करती है, कम रखती है, क्योंकि शुक्राणु को कम टेम्परेचर चाहिए होता है बनने के लिए। स्पर्म को कम टेम्परेचर पर ही स्पर्म बन पाते हैं। कंप्लीट है। ओके, अब देखें इनके द्वारा, ओके, तो देखें इनके अंदर एक यहाँ पर मसल्स होती है स्क्रोटम के नीचे की साइड में, जो इसके जो अंदर की साइड में रहेगी, और ये क्या करती है, ये मसल जो है ये अपने जो वृषण है उनको ढकने का काम करेगी, और इनका नाम होता है डार्टोस पेशियां, डार्टोस मसल। कंप्लीट है। डार्टोस पेशियां या डार्टोस मसल्स। कंप्लीट है। उसके बाद में इनमें क्या होता है, यहां पर स्पेसिफिक मसल्स होती है, ऐसे मसल्स होती है इस तरह, जो ऐसे कनेक्ट करती है हमारे वृषण के साथ में। ये उदर गुहा को जोड़े, उदर गुहा को वृषण को जोड़े रखने का काम कर रही है ये मसल्स, जो मैं इसमें रेड कलर से शो कर रहा हूं। ठीक है, और इन मसल्स का नाम होता है यहां पर क्रीमास्टर मसल या क्रीमास्टर पेशियां, या इसको हिंदी में कह देंगे वृषणोत्कर्ष पेशियां। ठीक है, अब देखें ये जो वृषणोत्कर्ष पेशियां है, ठीक है, यानी क्रीमास्टर मसल्स है, ये क्या काम करती है, जैसे ही अपने शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर भी अगर ज्यादा है, वातावरण का टेम्परेचर, उस दौरान ये थोड़ी शिथिल हो जाएगी, यानी रिलैक्स हो जाएगी, और ये जो वृषण कोश है ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी क्या करेगी, ये उदर गुहा से ये दूर करेगी। ठीक है, यानी अपने जो वृषण है उसको अपने शरीर से यानी उदर गुहा से उसे दूर रखेगी, ताकि जो वृषण का टेम्परेचर है ये ज्यादा न हो पाए। कंप्लीट है। अब जैसे सर्दियों का टाइम हो गया, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम है, आउटर टेम्परेचर है, वातावरण का टेम्परेचर तापमान है ये भी कम है, उस दौरान क्या होगा, ये थोड़ा वृषण का टेम्परेचर वापस थोड़ा सा इंक्रीज करना, क्योंकि इनको लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखना है। उस दौरान ये क्या करेगी, ये थोड़ी सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ते ही ये जो वृषण है ना, वृषण कोश और वृषण ये क्या करेंगे, थोड़ा उधर गुहा के पास आ जाएंगे, जो टेस्टिस है और जो स्क्रोटम है ये हमारे एब्डोमिनल केविटी के पास आ जाएंगे। कंप्लीट है। तो इस प्रकार ये काम करती है। और ये जो है ना, यहाँ पर एक नाल होती है, यानी खाली जगह होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे जाएगा यहाँ पर, तो उसका उस नाल का नाम होता है वक्षण नाल। नाल को हम इंग्लिश में कहते हैं केनाल। ठीक है, तो उसका नाम होता है इंग्विनल केनाल, इंग्विनल केनाल। कंप्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आउटर स्ट्रक्चर। कंप्लीट है। अब हम जान लेते हैं कि वृषण है ये क्या होते हैं। ओके, तो अब वृषण के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। ये हमारे पास वृषण है, एक टेस्टिस है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, इनकी संख्या यानी टोटल हो गए 2।
ये लगभग 4 सेंटीमीटर इस तरह इनकी हाइट रहेगी, यानी लंबे रहेंगे, और 2.5 सेंटीमीटर ये इस तरह मोटे हैं। कंप्लीट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है। अब इनमें चारों और एक लेयर है जो इसको ढके रखती है। इस लेयर का नाम होता है, इस परत का नाम होता है वृषण खोल। ठीक है, टेस्टिक्युलर कैप्सूल इसका नाम होता है। कंप्लीट है। अब जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल है, सॉरी कैप्सूल है, इसके अंदर की साइड में इसके मतलब दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसकी दो परतें होती है। एक बाहर की साइड की जो परत होती है इसकी, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, और हिंदी का इसका नाम हो जाएगा योनिक कंचुक। लेकिन आपको जो याद रखना है ट्यूनिका वेजिनेलिस नाम ही याद रखना। आप हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ट्यूनिका वेजिनेलिस। कंप्लीट है। फिर इसके अंदर की साइड में एक लेयर और होगी, अंदर की साइड में एक लेयर यहां और होगी। ठीक है, और इस लेयर का नाम क्या होगा? इस लेयर का नाम होगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एल्बुजिनिया, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं श्वेत कंचुक। लेकिन आपको यही नाम याद रखना है। हिंदी में भी आप ऐसे लिख दो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और डिक्शनरी मैंने आपको नोट करवाया था, तो उसमें आप लिख लें दो वर्ड आपको। एक हो जाएगा ट्यूनिका, ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एल्बू वर्ड, एल्बुजिनिया वर्ड, उसका मतलब होता है वाइट। जैसे आपने नाम सुना होगा एल्बुनिज्म। ठीक है, एक डिजीज होती है, इसमें व्हाइट हो जाती है पूरी बॉडी, एल्बुनिज्म। तो एल्बो का मतलब होता है व्हाइट कलर। ठीक है, जैसे आपने कार्पस एल्बिकेन्स हम पढ़ेंगे, तो एल्बो, एल्बू ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाइट होता है, सफेद होता है। कंप्लीट है। ओके, अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि ये जो वृषण है उसके अंदर क्या होते हैं। इस तरह संरचनाएं पाई जाती है, लोब्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे कई स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनका नाम होता है वृषण पालिकाएं। वृषण पालिकाएं, या इनको कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। और इनके नंबर होते हैं लगभग 250, यानी ये नलिक जो है पालिकाएं हैं, जो लोब्यूल्स है, उनकी संख्या होती है लगभग 250 होती है। कंप्लीट है। और इनके अंदर इस तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह नलिकाएं इनके अंदर, यानी जो ट्यूब्स होती है, डक्ट्स होती है, ये प्रेजेंट होती है। उनकी संख्या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। और इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी में हम इसको कह देते हैं शुक्र जनक नलिकाएं। शुक्र जनक नलिकाएं। कंप्लीट है। ये सब नलिकाएं क्या होती है? मिलकर एक जगह पर खुलती है। यहां पर स्ट्रक्चर है किस तरह। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जितनी भी नलिकाएं हैं ये आकर इसमें ओपन होगी, इसके अंदर खुलेगी। जैसे ये खुल गई, इसी तरह यहाँ से खुल गई, इसी तरह ये खुल गई, इसी तरह ये खुल गई है, ये भी इसके अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये तो मैंने इतनी सी दिखाई है, टोटल कितनी है? ये 250 है। तो इस तरह 250 इसके अंदर ओपन हो जाएगी, एक केविटी के अंदर, एक गुहा के अंदर इस तरह खुलती है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होता है? अब देखो जाल सा बन गया ना, किनका जाल बना है ये? ठीक है, ये जाल बना है नलिकाओं का। तो जाल के लिए हम नाम क्या लेंगे? जालिका है, वृषण के अंदर है तो नाम हो जाएगा इसका वृषण जालिका। जाल को हम वर्ड काम में लेते हैं रेटे। आप ये वर्ड लिख लें डिक्शनरी के अंदर, रेटे वर्ड या रेटिक्यूल से नाम बना है ये। रेटिक्यूल का मतलब होता है जाल। ठीक है, ये कई जगह कई स्थानों पर मिलेगा आपको। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था
जोना रेटिक्यूलेटा। ठीक है, किस पे पढ़ा था हमने? जोना रेटिक्यूलेटा। मुझे कमेंट करके बताएं कि जोना रेटिक्यूलेटा हमने कहाँ पढ़ा था। इनके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सभी में क्या वर्ड आ रहा है? रेटे, रेटे वर्ड आ रहा है। रेटे का मतलब होता है जाल। तो ये हो गया हमारे पास वृषण जालिका। ठीक है, उसके बाद में मैं ये मिटा देता हूं, हमारे काम का नहीं है अभी। ओके, तो इसके ऊपर यहां इस तरह प्रेजेंट होगा, ऐसी स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका नाम हमने पढ़ा था, क्या है? अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण या एपिडिडिमिस। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा? यहां से पतली पतली नलिकाएं निकलेगी इस तरह, और ये अधिवृषण के अंदर खुलेगी। मैं इसको कलर अलग कर देता हूं। इस तरह नलिकाएं ओपन हो रही है यहां से इस तरह। ठीक है, और इन नलिकाओं का नाम क्या होगा? इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं। इनका नाम होता है अपवाही वाहिनिका, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा शुक्र वाहिनिका। वाहिनिका ध्यान रखना है, पहले पढ़ा था वो वाहिका थी। तो इंग्लिश का नाम हो जाएगा इसका वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया कंप्लीट है। अब ये जो वासा एफ्रेंसिया क्या होता है? ये ओपन होती है एक कंबाइंड, यहां से हम बनाएंगे इस तरह स्ट्रक्चर। ओके, अधिवृषण के अंदर जाएगी यानी एपिडिडिमस में जाएगी, और उसके अंदर ये एक डक्ट रहेगी, नलिका रहेगी, और के इसका नाम क्या हो जाएगा? फिर इसका नाम हो जाएगा अधिवृषण नलिका। ठीक है, एपिडिडिमिस डक्ट इसका नाम है। कंप्लीट है। फिर यहां से स्टार्ट हो जाती है हमारी शुक्र वाहिनी। ठीक है, ये है हमारी शुक्र वाहिनी, और शुक्र वाहिनी है उसको हमने नाम दिया था वास डेफरेंस। ठीक है, ये वास डेफरेंस है, और ये क्या है? वासा एफरेंसिया है। कंप्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई एक वृषण की। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मैंने लिखाया है, शुक्रजनक नलिका, ये क्या होती है। ओके, तो अब हम जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिनको हमने नाम दूसरा दिया था शुक्रजनक नलिका, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। शुक्रजनक नलिकाएं इस तरह स्ट्रक्चर है। ये एक शुक्रजनक नलिका हो गई, ये दूसरी हमारे पास है, ये तीसरी है। ऐसे मैंने बताया था 2 या 3 से हर एक पाली के अंदर, हर एक लोब्यूल्स में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं प्रेजेंट होती है। कंप्लीट है। अब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ से लार्ज साइज की और नंबर में थोड़ी कम सेल्स होती है इस तरह इनके अंदर प्रेजेंट। ओके, इन सेल का नाम होता है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। ठीक है, या इंग्लिश का नाम भी यही है। इनका एक और दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, इनको हम कहते हैं सपोर्टिंग, सपोर्टिंग सेल या नर्स सेल। ठीक है, सपोर्टिंग को हिंदी में कहते हैं आलंबन कोशिका। तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया? आलंबन कोशिका। ठीक है, इनके अलावा और भी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी। यहां पर इनमें और भी सेल्स प्रेजेंट होती है इस तरह। ओके, तो यहाँ की जो सेल्स है उनको बोला जाता है मेल जर्म सेल। ठीक है, नर जर्म कोशिका, और इनसे ही बनता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है और ये नरजर्म कोशिका क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल से। अब इनके अलावा देखिए क्या होता है,
कि ये जो नर जर्म सेल्स है उनसे तो बनेंगे स्पर्म, ठीक है। इस तरह स्पर्म का फॉर्मेशन इनके थ्रू होगा और ये स्पर्म है ये जाके चिपक जाते हैं सर्टोली सेल्स के ऊपर, ठीक है, सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल देखो हमने कहा नर्स सेल है ये, इसका मतलब ये न्यूट्रिशन का काम करेगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी यानी पोषण प्रदान करेगी। किनको, जो शुक्राणु है उनको ये पोषण प्रदान करेगी जब स्टार्ट में बनेंगे। इनके अलावा जो नरजन्म कोशिका है इनसे क्या होता है, इनसे जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण होता है, उनका फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट है। इनके अलावा कुछ सेल यहाँ पर भी पाई जाती है, ठीक है, इनके बीच बीच में, यहाँ पर, कहाँ पर, जो शुक्र जनक नलिकाएं हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उनके बीच का जो स्पेस है, तो स्पेस के हम क्या नाम दे देंगे, यहाँ के स्पेस का नाम बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, इनका नाम हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, हिंदी में कह देंगे अंतराली अवकाश, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है, ये जो कोशिकाएं प्रेजेंट है, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल्स, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है। और या इनको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इनका नाम हो जाएगा दूसरा इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, या अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका। और इन कोशिकाओं से क्या होता है, इनसे एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसका स्राव होता है। मैंने आपको जो पढ़ाया था अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसमें आपको वृषण और अंडाशय के बारे में नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया कि वो हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लीडिंग कोशिका है, उनसे एंड्रोजन हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, इसका मतलब वृषण के द्वारा क्या हो रहा है, वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका स्राव किया जा रहा है, प्लस एक और क्या किया जा रहा है, शुक्राणु का निर्माण किया जा रहा है, कंप्लीट है। ओके, तो अब हम स्टडी करते हैं कि यहाँ से जो शुक्राणु बन गए अब आगे क्या होता है।